So, well, good morning, students. Now it's a session number second of your chapter फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के सेशन सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ. इससे पहले आपने फेडरलिज्म के कंसेप्ट और उसके जो बेसिक जो फीचर्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था. well, बेसिकली आज हम जो कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं पहले वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया अ फेडरल कंट्री. मीन्स हमने फेडरलिज्म की डिफरेंट जो की फीचर्स थी उनको डिस्कस किया था. अब हम उनको इंडिया पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं वेदर इंडिया इज अ फेडरल कंट्री और नॉट. हम उन चीजों को देखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. मीन्स हम इंडिया के अंदर जो डिफरेंट लेवल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री लिस्ट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसके पास कौन से इश्यूज आते हैं और उनके पास कौन सी पावर्स होती है उनको हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से वो फेडरलिज्म को सपोर्ट करता है. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द चेंजेस in the constitutional power sharing provisions. Means constitutional power sharing provisions के अंदर किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे. And at the end of this session we will discuss about the role of judiciary. हमारे फेडरलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए जुडिशरी का क्या रोल होगा उसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम आज इन्हीं कंटेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टूडेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Now students, we will discuss about India a federal country. स्टूडेंट इससे पहले जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था. तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है. अगर मैं श्रीलंका की बात करता हूँ एक छोटी सी कंट्री है जहाँ पर एथनिक कंपोजिशन या कल्चरल जो डिफरेंसेज है बड़े नॉर्मल से देखने को मिलते हैं, बड़े नॉमिनल से हैं. तो उन देश के अंदर उन जो कंट्रीज थी उन कंट्रीज के अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि उनको अपने अंदर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ा. तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं यहाँ पर. इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को फॉलो करने वाले इंसान रहते हैं और इवन डिफरेंट जो रिलीजन है उनको फॉलो करने वाले इंसान रहते हैं. तो इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसके लिए इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसलिए इंडिया जो है, इंडिया ने अपने आप को किस प्रकार से फेडरल कंट्री बनाया है उसको देखते हैं. अब हमारा पहला जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. हम इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए यहाँ पर बात करते हैं. सबसे पहले हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा एक डिस्कशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जिस वक्त हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ इन 1947, उस वक्त जो इंडिया था वो एक ब्लडी पार्टीशन को फेस करने के बाद हुआ. मींस इट वाज अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. आप सबको पता था कि जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए गए. हिंदुस्तान को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. मैं यहाँ पर हिंदुस्तान वर्ड यूज कर रहा हूँ. हिंदुस्तान को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. इनमें से एक बना पाकिस्तान, दूसरा बना ईस्ट पाकिस्तान जो कि हमारा बांग्लादेश है, और एक इंडिया. तो इस तरीके से जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इट वाज आफ्टर अ पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में कन्वर्ट हुआ. तो इस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ. देन जिस वक्त इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारे देश के अंदर 567 टोटल 567 प्रिंसली स्टेट थे. अब ये प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था कि वो अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, अगर वो इंडिया के अंदर मर्ज होना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर मर्ज हो सकते हैं, और अगर उनके पास ऑप्शन और भी है कि अगर वो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट के रूप में भी रह सकते हैं. तो इस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट की जो ये प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया के सामने आई. बट इनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट जो थे वो अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग इंडिया के पार्ट बन गए, और कुछ जो थे वल्लभ भाई पटेल जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनके एफर्ट के माध्यम से इंडिया में मर्ज हुए. तो इस तरीके से ये हुआ. देन उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने की बात की गई. अगर मैं स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिटेल्ड अकाउंट है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. बट जिसे बनाने के अंदर कम से कम आप कह सकते हो कि 3 इयर्स के नियर अबाउट टाइम पीरियड लगा.
अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो अदर कंट्रीज से अडॉप्ट की है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो थिंग है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किए है, और इसी प्रकार से जो बिल ऑफ राइट है वो हमने यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे अडॉप्ट किया है। इवन कुछ पार्ट जो था वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें से हमने अडॉप्ट किया है। मींस हमें इतना सारा काम करने के लिए ये कॉपी पेस्ट वाला काम कर किया है, वो इतना टाइम लगा लिया है। ओके, लीव इट। नाउ स्टूडेंट्स, जिस वक्त हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, उस वक्त इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट। मींस एक इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया। मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी आपको फेडरेशन वर्ड का यूज की बात नहीं मिलेगी। बट हमारे इंडियन जो जितना भी सिस्टम है उसको फेडरेशन या फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे ही चलाया गया, या आप कह सकते हो हमारा इंडियन सिस्टम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म के आधार पर ही आधारित है। तो इस तरीके से जब भी गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाया गया तो उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन को अडॉप्ट किया। स्टूडेंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब हम इंडिया के 2 टियर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे विच वाज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से सबसे पहले है आपका यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स यूनियन ऑफ स्टेट। मींस एक हमारी यूनियन गवर्नमेंट है जो कि एंटायर कंट्री से हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और एंटायर कंट्री को गवर्न करती है, वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट हुई। सेकंड जो है स्टेट गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स ईच स्टेट्स। मींस अलग अलग स्टेट्स हैं तो जो ये है वो अलग अलग स्टेट के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग अलग जो स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करती है। नाउ स्टूडेंट, हमारा इंडिया बहुत बड़ा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इट्स अ वास्ट कंट्री, तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यही सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूँ, इस आधार पे अगर हम गवर्नमेंट चलाते हैं या शासन चलाते हैं, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए थर्ड टीयर जो है वो ऐड किया गया आफ्टर द 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां पर लोकल लेवल को ऐड किया गया, और इस लोकल लेवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज इन रूरल एरियाज जो कि पंचायत कहलाती है, और सेकंड वन इज इन द सेंट्रल अर्बन सेंटर्स जहां पर म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। अगर मैं म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता हूं, जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उनके लिए म्युनिसिपैलिटीज, और जो आप कह सकते हो बड़ी सिटीज होती है उनके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि हमारा करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और घोंडा म्युनिसिपैलिटीज है। तो इस तरीके से जो थर्ड टीयर था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया, और इस तरीके से लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आप कह सकते हो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर के अंदर पार्ट बन गई। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं इंडिया की बात करता हूं कि इंडिया के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लियरली प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अलग से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स है या स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी पावर्स है, और जिनको उन्होंने ब्रॉडली 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। The first one is union list, second one is state list, and the third one is concurrent list. तो इन 3 लिस्ट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पावर्स है उनको लिखा गया है कि किस इश्यू से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है और किस चीज से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट। Now student, we will discuss about the 3 different lists. The first one is union list. If we think about the union list, it includes the subjects or you can say issues only national importance. Means इसके अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो इसके अंदर वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल लेवल पर जिनकी इंपॉर्टेंस मान जाती है। मींस इन सब के अंदर पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मींस एक ही पॉलिसी होनी चाहिए जिसको वो फॉलो करे।
अगर मैं करेंसी की बात करता हूं तो हरियाणा की करेंसी कुछ और हो, और अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की करेंसी कुछ और हो, तो इसकी वजह से हमारे ट्रेड या हमारा जो डे टू डे का जो डेली लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा आप कह सकते हो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे मैनेज करना। तो पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए ऐसे इश्यूज को यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया, और इस यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है। मींस इस इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है या जो भी कानून पास करने की बात है उसका अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसके अंदर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। आज के प्रेजेंट डे में अब तक 98 जो इश्यूज हैं वो इस यूनियन लिस्ट के अंदर काउंट किए गए हैं। नाउ कम टू द स्टेट लिस्ट। इफ यू थिंक अबाउट द स्टेट लिस्ट, इट इंक्लूड्स द इश्यूज हैविंग स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस। मींस इनके अंदर ऐसे इश्यूज को रखा गया जो कि अलग अलग स्टेट के अंदर या अलग अलग जो लोकल लेवल के अंदर अलग अलग उनकी इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के रूप में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब ये सिचुएशन जो होती है अलग अलग एरिया की अलग अलग होती है। यही कारण है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और इन सब चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन है या कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही पास कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट ही उनसे रिलेटेड जो डिसीजन है वो ले सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त 59 जो सब्जेक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। इनिशियल स्टेज पर जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया उस वक्त इसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स थे, बट उसके बाद हमारी जो थर्ड लिस्ट कंकरेंट लिस्ट बनाई गई तो उसके अंदर कुछ इश्यूज को फॉरवर्ड कर दिया गया, जिसकी वजह से इस वक्त इसके जो स्टेट लिस्ट के अंदर इश्यूज है वो 59 है। स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट। So students, next list जो हमारी है that is concurrent list. If we think about the concurrent list, it includes the subject having the importance for both union and state level. Means इसके अंदर वो सब्जेक्ट काउंट किए गए हैं जो कि हमेशा स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं या यूनियन या आप कह सकते हो सेंट्रल लेवल को भी अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडोप्शन, सक्सेशन ये सब आता है। तो इसके अंदर ये सब चीज आती है। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट की, अगर फॉरेस्ट की बात करता हूँ तो अगर किसी एरिया के अंदर फॉरेस्ट है तो वो उस पर्टिकुलर जो स्टेट या रीजन है उसकी भी आप कह सकते हो धरोहर होती है, उसके लिए भी उसका यूज होता है, पर वो हमारे इंडिया के अंदर भी आते हैं। तो इसके अंदर ऐसे इश्यूज काउंट किए गए हैं या ऐसे इश्यूज को शामिल किया गया है जिनकी इंपोर्टेंस दोनों लेवल पर होती है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और इन दोनों से रिलेटेड डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो दोनों गवर्नमेंट के पास होती है। मींस यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन पास या मेक लॉज फॉर दीज थिंग्स। पर स्टूडेंट अगर कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है या कभी भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो हमेशा यूनियन गवर्नमेंट जो है उसी के आप कह सकते हो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसी के लॉ को पास किया जाता है या उसी के लॉ को माना जाता है अगर कभी भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इस लिस्ट के अंदर टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं या टोटल इश्यूज जो है वो 52 आते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम तीनों लिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टूडेंट ये जो लिस्ट बनी थी ये लिस्ट बनी थी 1950s के दौरान में। मींस इसके अंदर केवल वो इश्यूज या उन सब्जेक्ट को काउंट किया गया जो उस वक्त उनके सामने थे। अब ऐसे इश्यूज जो कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बने उनके बारे में क्या, तो इसी आधार पे गवर्नमेंट ने एक नेक्स्ट जो लिस्ट है रेजिडुअरी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की। अगर मैं इसका आप कह सकते हो लिटरल मीनिंग की बात करता हूं, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो कि छोड़ दी गई थी या शेष बची हुई चीजें उनको कैसे ऐड किया गया, और वो सारे जो सब्जेक्ट थे वो आपके रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर है। अब ये वो सब्जेक्ट है, ये उन सब चीजों को कवर करती है दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी लिस्ट और यू कैन से दैट केम आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट या वो इश्यूज कवर किए गए हैं या तो वो इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है या आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारे सामने आए। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो स्पेस, आईटी सेक्टर। मीन्स ये सारी चीजें जो है वो हाल ही में या कह सकते हो रिसेंटली डेवलप हुई चीजें हैं, इसीलिए रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर इनको काउंट किया गया है। और इन सब चीजों से रिलेटेड जो डिसीजन लेने का की पावर है या इन सब चीजों से रिलेटेड जो कानून बनाने की पावर है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इस तरीके से दीज आर 4 लिस्ट जिनके अंदर गवर्नमेंट के कौन से लेवल के पास किस प्रकार का अधिकार है वो डिसाइड किया गया है।
Now student, you can take the screenshot. Now student, we will discuss about some units having more powers. स्टूडेंट, जब जिस वक्त हमने कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात की थी, तो मैंने आपको उसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में बताया था कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिनके पास पावर अधिक होती है और कुछ ऐसी यूनिट होती है विच हैज लेस पावर्स। तो अब हम कुछ इंडिया के अंदर इसी चीज को अप्लाई कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर किन के पास ये पावर्स है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ऐसी यूनिट्स कौन कौन सी हैं? So most of the holding together federation, they don't give equal powers to the constituent units. जितनी भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर या होल्डिंग टुगेदर आप कह सकते हो फेडरेशन है, उसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी यूनिट होती है उनको इक्वल पावर प्रोवाइड नहीं की जाती। इनमें से कुछ स्टेट ऐसे होती है जिनको स्पेशल पावर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को प्रोवाइड की गई थी। आपके पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया के अंदर कौन सी ऐसा स्टेट था जिसको स्पेशल आइडेंटिकल पावर, यू कैन से स्पेशल पावर प्रोवाइड की गई थी, तो आप उसमें जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल दोगे। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं, इट हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग आल्सो। इसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और खुद का ही फ्लैग था, ठीक है। इसकी खुद की विधानसभा थी जिसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था और इसका डिफरेंट फ्लैग था। अगर नॉर्मली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविजन होता ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो आफ्टर जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अप्रूव किया उसके बाद वो अप्लाई हो जाता। बट अगर मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में वो केवल तभी एप्लीकेबल होता जिस वक्त वहां की गवर्नमेंट उसे अप्रूव देती। अगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट या विधानसभा उसे अप्रूव नहीं करती तो वो आप कह सकते जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया जा सकता था। एंड इवन स्टूडेंट्स, वहां पर ये सब जो पावर थी वो पावर मिली थी आर्टिकल 370 एंड 35 के आधार पे, विच प्रोवाइड जम्मू कश्मीर एंड आइडेंटिकल पावर्स, जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर या आइडेंटिकल जो पावर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इवन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं बात करता हूं, एक ऐसा सिटीजन जो कि जम्मू कश्मीर का नेटिव नहीं है, मीन्स वो इंडिया का सिटीजन तो है बट जम्मू कश्मीर का सिटीजन नहीं है, उसे वहां पर लैंड परचेज करने का भी अधिकार नहीं था। बट इट हैज बीन चेंज आफ्टर 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद अब ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। Now student, please take the screenshot of it. Now students, we will discuss now the units having less powers. अगर मैं ऐसे यूनिट्स की बात करता हूं जिनके पास कम पावर है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उसके अंदर ऐसी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनके पास पावर ज्यादा होती है और कुछ ऐसी यूनिट भी होती है जिनके पास लेस पावर होती है। इनमें से सबसे अगर मैं बात करता हूं, these units are too small to be a state. वो इतनी छोटी होती है कि उन्हें एक स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट उनका साइज वो इतना बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा होता है या उनके अंदर पॉपुलेशन की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हम अगर उसको किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं, ना तो वो एक स्टेट होते हैं और ना ही हम किसी अदर स्टेट के अंदर उन्हें आप कह सकते हो मर्ज कर सकते हैं, और उनके पास उतनी पावर भी नहीं होती जितनी की एक स्टेट को पावर मिली होती है। मींस आम जो स्टेट होते हैं जितनी उनके पास पावर होती है उतनी पावर इन जो यूनिट्स हैं उनको नहीं मिली होती। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन पावर से रिलेटेड या उन यूनिट से रिलेटेड जो डिसीजन लेने की या कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सब चीजों से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, और ऐसी जो चीजें हैं उनको हम यूनियन टेरिटरी का नाम देते हैं। कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरी थी, बट उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को ऐड करके 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। बट स्टूडेंट, राइट नाउ देयर इज 8 इन नंबर, ये 8 है। रीजन क्या है? दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इन दोनों को एक सिंगल यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरीके से इस वक्त हमारी यूनियन टेरिटरी जो है वो 8 है। तो ये ऐसी कुछ यूनिट्स होती है जिनके पास लेस पावर होती है रादर देन स्टेट्स। स्टेट के पास पावर्स जो होती है उनसे भी कम पावर जो है इनके पास होती है।
So students, you can take the screenshot of it. Now students, let's discuss about other things. अब बात आती है हाउ टू चेंज द प्रोविजंस ऑफ फेडरलिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म की इन जो प्रोविजंस है उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज, अगर हम इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मींस ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। और इस पावर शेयरिंग के प्रोविजन के अंदर अगर हमें चेंज करना है, इट इज नॉट इजी टास्क। इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी भी चेंज को आपको पास करना है, उसके लिए 2/3 ऑफ मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर उसको चेंज करती है। इस पार्लियामेंट के अंदर जो टोटल में जितने भी व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर 66% पीपल जो होते हैं, जब वो उसे अप्रूवल देते हैं, 2/3 मेजॉरिटी उसे अप्रूवल देती है, उसके बाद उसे डिसाइड किया जाता है कि उसे चेंज किया जाए। बट अभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब उसे रेटिफाई करती है, मींस उसकी पुष्टि करती है, उसके बाद ही उसमें चेंज आएगा। मींस पहले किसी भी चेंज को, अगर हमारे सामने पहले कोई चेंज दिया गया है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से उसे पास कराना पड़ता है। उसके बाद मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे रेटिफाई करती है। नोट डाउन स्टूडेंट, रेटिफाई इट मींस पुष्टिकरण, इसका पुष्टिकरण करती है। उसके बाद उस चेंजेस को अप्रूवल दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल जीएसटी का दिया था। अगर जब जीएसटी की बात की गई, तो सबसे पहले उसे पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास किया गया। उसके बाद मोर देन 50% जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्हें उसे रेटिफाई किया, तब जाकर जीएसटी पास किया गया। कारण क्या था, क्योंकि ये चीज जो है वो स्टेट रिवेन्यू सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। इसी वजह से स्टेट जो असेंबलीज थी, उन्होंने भी इसके अंदर अप्रूवल दी या उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से जब कभी भी हमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं, तो उन सब चेंजेस के लिए हमें दोनों लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मींस आप कह सकते हैं इसके अंदर आपके सेंट्रल लेवल जो है वो भी उसके अंदर अप्रूवल देगा, और सेकंड जो आपका स्टेट असेंबलीज है या स्टेट लेवल जो है वो भी अप्रूवल देगा। तब जाकर इंडिया के इस, या आप कह सकते हो फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के इस फेडरलिज्म कंसेप्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ यहाँ पर रोल ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। नाउ वी आर नियर अबाउट एंड ऑफ द सेशन। तो रोल ऑफ जुडिशरी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जुडिशरी जो है इसका सबसे मेन काम क्या होता है, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। मींस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स हैं वो कितने इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनको ओवरसीज करना, उनकी निगरानी रखना, ये जुडिशरी का काम होता है। और अगर किसी भी प्रकार का पावर शेयरिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उस वक्त हाई कोर्ट एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन सब चीजों से रिलेटेड जो है डिसीजन लेती है, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से ये रोल ऑफ जुडिशरी है कि किस प्रकार से फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में जुडिशरी अपना रोल निभाती है, या जुडिशरी अपनी भागीदारी निभाती है। नाउ स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम कुछ एक अदर फैक्ट की बात करते हैं, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, इनके पास पावर होती है कि वो टैक्सेस लगाकर या टैक्सेस को इंक्रीज करके अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भली भांति पूर्वक वो निभा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर उनको अपने रिसोर्सेज को रेज करना है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं वो ही गवर्नमेंट की इनकम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या अपनी गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, या अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है, स्टेट लेवल पर भी, यूनियन लेवल पर भी। तो इस तरीके से जो, अगर मैं इन सब कंसेप्ट की बात करता हूं, ये सारे के सारे जो फेडरलिज्म के कंसेप्ट या की फीचर्स हमने इससे पहले डिस्कस की, तो उसके आधार पे इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री बना। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट जो सेशन डिस्कस करेंगे
उस सेशन के अंदर आपको जो अदर फीचर्स है कि किस प्रकार से इंडिया को अपने आप को फेडरल स्टेट या फेडरल कंट्री बनाने के अंदर किन किन प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी, और किस प्रकार से उसने अपने डिफरेंट लैंग्वेज पॉलिसीज या स्टेट को दोबारा से फॉर्मुलेट किया, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।